आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल। बेटा म्यूट रखो आप लोग अपने आप को। टीसीपी आईपी मॉडल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ओएसआई मॉडल कराया था। इसे समझने के लिए आपको पहले ओएसआई मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग टीसीपी आईपी मॉडल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को इससे पहले ओएसआई मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। तो जिन्होंने ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा है, मैंने लास्ट लेक्चर में उसका लिंक भी डाला था, तो वो लोग ओएसआई मॉडल को पढ़ लें। अब देखिए टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। बेसिकली आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में आपको टीसीपी आईपी मॉडल की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगी। ऐसा हुआ क्यों? किसी बुक में क्या होगा, किसी बुक में टीसीपी आईपी मॉडल की 4 लेयर्स होंगी, किसी बुक में 5 लेयर्स होंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ओएसआई मॉडल जो था वो एक रेफरेंस मॉडल जिसे बोलते हैं, एक रेफरेंस मॉडल था जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि वो जो हुआ ओएसआई मॉडल एक तरीके से क्या था, वो जस्ट ऑन पेपर वर्क हुआ। ऑन पेपर वर्क हुआ कि हमें इस टाइप से कुछ एक मॉडल चाहिए जिसके थ्रू डिफरेंट सिस्टम किसी नेटवर्क पर आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो वो ऑन पेपर वर्क हुआ, ऑन पेपर बहुत अच्छा वर्क हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ। ये जो ओएसआई इम्प्लीमेंट किया था आईएसओ ने, और टीसीपी आईपी मॉडल जो है अमेरिका की डिफेंस एजेंसी है आरपा, उसने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुई? क्योंकि 2 रीजन थे। एक तो ये कि नेटवर्क पर जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे कोई इंटरसेप्ट ना कर सके। जिसको भेजा जा रहा है जस्ट वही उसे मैसेज को पढ़ सके। कोई और जो है नेटवर्क पर थर्ड पार्टी उस डेटा को इंटरसेप्ट ना कर सके। दूसरा, अगर सेम कंपनी के 2 सिस्टम थे, सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 रेडमी के फोन हैं, वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडमी का फोन एप्पल के फोन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, या फिर रेडमी का फोन जो है आपने किसी और सैमसंग का फोन लिया है तो उस पे आप कोई मैसेज रेडमी के फोन से नहीं भेज सकते थे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड नेटवर्क बनाने के लिए कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सके, डिफरेंट सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सके, एक ऐसे मॉडल की या एक ऐसी प्रोटोकॉल की जरूरत थी कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो आरपा जो थी उसने टीसीपी आईपी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इसका कोई भी एज सच थ्योरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई तो आजकल सब अब तक क्या है, सब अपनी अकॉर्डिंग ओएसआई मॉडल से रेफरेंस लेके अपने अकॉर्डिंग इसकी लेयर्स डिसाइड करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। इसलिए कुछ बुक्स में आपको इसकी 4 लेयर मिलेंगी, कुछ बुक्स में इसकी 5 लेयर मिलेंगी। तो टीसीपी आईपी मॉडल अगर आपको समझना है उससे पहले आपको ओएसआई मॉडल आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ है मॉडल, और अब जो यूज होता है इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए वो टीसीपी आईपी मॉडल ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि आप नाम से ही देखिए, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, आईपी एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो इन दोनों लेयर के कॉम्बिनेशन से ही टीसीपी आईपी मॉडल बना है। और ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होंगे कि जिनके नाम से पूरे मॉडल का नाम ही रख दिया गया है। There is a difference between a protocol and a protocol suite or a model. जब हम बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल की या फिर आईपी प्रोटोकॉल की, तो ये सिर्फ जस्ट प्रोटोकॉल है। टीसीपी प्रोटोकॉल जो एक ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर रहा है, आईपी जो एक नेटवर्क लेयर पर काम कर रहा है। पर जब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है उन सब लेयर्स का, और उन लेयर्स पर जितने भी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं
अगर टीसीपी/आईपी में आप 4 लेयर मान के चल रहे हैं तो ये 4 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, 5 लेयर मान के चल रहे हैं तो 5 लेयर का कॉम्बिनेशन है और उन सब प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है जो इन लेयर्स पर काम कर रहे हैं जब हम मॉडल या फिर प्रोटोकॉल सूट की बात करते हैं। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस प्रोटोकॉल सूट में या इस मॉडल में प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, दोज आर टीसीपी जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है एंड आईपी जो कि नेटवर्क लेयर पर काम करता है। सो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसीलिए इन दोनों प्रोटोकॉल के नाम पे ही इस पूरे मॉडल का नाम रख दिया गया है। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म क्या है? आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जैसा कि आप लोग की डायग्राम देख रहे हैं, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर थी? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर थी। अगर आप देखें तो ये 7 लेयर ही हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप टीसीपी/आईपी मॉडल के डायग्राम को देखो, एक फ्रोजन बुक है, फ्रोजन में ये आपको 4 लेयर मिलेंगी। एक टेराडोम बुक है, उसमें ये आपको 5 लेयर मिलेंगी। कैसे? कुछ बुक में डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लिंक लेयर को अलग अलग लेयर माना गया है और कुछ में इन दोनों लेयर्स को कंबाइन कर दिया गया है। तो हम कोई भी एक स्टैंडर्ड, आप लोग अपनी क्लास में एक स्टैंडर्ड आप मॉडल लेके चलोगे, आप लोग 4 ही लेयर मानोगे टीसीपी/आईपी की। हम जो मॉडल बनाएंगे हम उसमें 4 ही लेयर बनाएंगे टीसीपी/आईपी की, और उन लेयर्स के नाम क्या होंगे? जो सबसे बिलो लेयर है, सबसे बिलो लेयर यानी कि फिजिकल और डाटा लिंक लेयर, इन दोनों को कंबाइन करके टीसीपी/आईपी में कौन सी लेयर बनती है? इन दोनों को कंबाइन करके टीसीपी/आईपी में बनती है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो सबसे बिलो लेयर जो होगी टीसीपी/आईपी में वो होगी नेटवर्क एक्सेस लेयर। उसके बाद उसके ऊपर जो लेयर होगी नेटवर्क लेयर, या फिर टीसीपी/आईपी में इस लेयर को बोलते हैं इंटरनेट लेयर। और जो आईपी प्रोटोकॉल है हमारा वो इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पर ही काम करता है। आप यहाँ देख रहे हो कि नेटवर्क लेयर पर डिफरेंट प्रोटोकॉल काम करते हैं, आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी, आरएआरपी। इनमें से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की आपके पास थ्योरी भी है, सिलेबस में है आपके पास, जो कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नेटवर्क लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आईपी प्रोटोकॉल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। सबसे ऊपर जो लेयर है वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल में हमारी 3 लेयर थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। अगर आप लोगों ने देखा हो ओएसआई में क्या था, ये 3 लेयर अलग अलग थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। बट टीसीपी/आईपी में इन लेयर्स को आपस में कंबाइन करके एक ही लेयर हम इसको बोलते हैं, और वो बोलते हैं हम इसे एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? जब हम टीसीपी/आईपी की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होगा? टीसीपी/आईपी के केस में सबसे पहले तो यूजर से इंटरफेस प्रोवाइड कराना, क्योंकि ओएसआई में एप्लीकेशन लेयर का क्या काम था? यूजर से इंटरफेस प्रोवाइड कराना। तो सेम टीसीपी/आईपी के केस में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? कि प्रोवाइड द इंटरफेस विद द यूजर। फिर क्योंकि प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर भी आपस में कंबाइन है तो ये उनके काम भी करेगा। और क्या काम करेगा? ये डाटा को इंक्रिप्ट करेगा, कंप्रेस करेगा और कन्वर्ट करेगा जो हमने डाटा टाइप किया है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और एक सेशन क्रिएट करेगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब देखिए, जब तक हमारा डाटा एप्लीकेशन लेयर पर होता है, जब तक डाटा एप्लीकेशन लेयर पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डाटा।
बट वो डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसे किस में कन्वर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसे कन्वर्ट कर देती है सेगमेंटेशन में। ये मैंने आप लोगों को ओएसआई पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेगमेंट्स में। तो एप्लीकेशन लेयर पर जो हम मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं नेटवर्क पर उसे क्या बोलेंगे, डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर पर उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पर बोलेंगे उसे सेगमेंट्स। और नेटवर्क लेयर पर वो सेगमेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पैकेट्स में। अगर आप लोगों ने उस दिन ओएसआई मॉडल ध्यान से सुना हो और दोबारा रिवाइज भी किया हो तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पर ये पैकेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेम्स में। एंड फिजिकल लेयर पर फ्रेम्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स में। और जब ये बिट्स फिजिकल मीडिया के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं उन सिग्नल्स में जो वो फिजिकल मीडिया सपोर्ट करता है। अगर वो एनालॉग चैनल है तो वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो वो लाइट की फॉर्म में हमारे ट्रेवल करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल मीडिया ये बिट्स उसी तरीके से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जब हम एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो इसका मतलब हम यहाँ डील कर रहे हैं डाटा से। ये यूजर से इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, लाइक हम जीमेल पर कोई मेल टाइप कर रहे हैं। उसके बाद इसी लेयर पर टीसीपी आईपी के केस में एप्लीकेशन लेयर पर ही वो मेल यानी कि डाटा जो है वो कंप्रेस हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है ताकि उसे कोई और थर्ड पार्टी इंटरसेप्ट ना कर सके, और एनकोड हो रहा है। एनकोड होने का मतलब उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है जो कि वो कंप्यूटर समझता है। फिर जब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर वही काम करती है जो ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। बट क्योंकि हमने देखा है कि टीसीपी और आईपी दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए, इसीलिए इस पूरे प्रोटोकॉल सूट का नाम ही हमने टीसीपी आईपी पर रख दिया है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो है टीसीपी। वैसे यूडीपी भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है, टीसीपी प्रोटोकॉल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लास्ट टाइम लेक्चर में भी बताया था। और यूडीपी प्रोटोकॉल जो है, यूडीपी प्रोटोकॉल हमारा टीसीपी जो है वो नॉन रियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और यूडीपी जो है, यूडीपी रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हमारा यूज होता है। जैसे कि टीसीपी की बात करें तो टीसीपी हमारा, एक मिनट होल्ड करिए आप। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? रिप्लाई करिए कोई। ओके, बता रही हूँ बेटा।
टीसीपी जो है हमारा वो नॉन रियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और यूडीपी जो है वो रियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। लाइक आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब लाइक हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिसे ही हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं कि सेम टाइम पर सेंडर भी हमारा उस टाइम पे अवेलेबल है और रिसीवर भी अवेलेबल है। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, दैट इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। और नॉन रियल, जैसे कि हमने ईमेल भेजी किसी को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिसीवर है वो उसी टाइम पर अवेलेबल हो उस ईमेल को रिसीव करने के लिए। ईमेल वो कभी भी रिसीव कर सकता है, जब वो लॉगिन करेगा वो तब भी ईमेल को रिसीव कर सकता है। तो वो क्या होता है हमारा नॉन रियल कम्युनिकेशन, जिसे हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो टीसीपी जो है, बेसिकली टीसीपी एक हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये टर्म हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टीसीपी जो है एक कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल का मतलब कि इसमें क्या होता है, एंड टू एंड पैकेट वेरिफिकेशन होती है कि अगर रिसीवर के पास सभी पैकेट्स पहुंच गए हैं तो इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। और रिसीवर भी हर पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि यस आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेट्स। लेकिन अगर कोई पैकेट नहीं पहुंचा है, कोई पैकेट लॉस हो गया है मिड वे में, तो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उसे रीट्रांसमिट करता है। ऐसा मैंने क्या कहा, किस केस में होगा, नॉन रियल कम्युनिकेशन में। नॉन रियल में मतलब हमने मेल भेजी और जो हमने मेल भेजी वो पूरी नहीं गई, तो उस मेल का कोई फायदा नहीं। मेल जो है वो, उसका कोई भी पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। मेल पे जो इन्फॉर्मेशन है जैसे सेंडर ने भेजी रिसीवर को वैसे ही मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर मेल का एक भी पैकेट लॉस हो गया तो वो मेल हो सकता है हमारे पास कोई फाइनेंशियल मेल आई हो और उसमें सिग्नेचर ही नहीं है, वो पैकेट लॉस हो गया, तो उस मेल का वहां पर कोई भी लॉजिक ही नहीं बनता अगर वो कोई फाइनेंस से रिलेटेड मेल है। या हो सकता है सभी पैकेट्स रिसीव हो गए और जो इम्पोर्टेंट पैकेट था जिसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वही नहीं मिली, तो भी उस मेल का कोई भी फायदा नहीं है। तो टीसीपी क्या कराता है, टीसीपी एंड टू एंड डिलीवरी कराता है और एरर फ्री डिलीवरी कराता है। सपोज कोई पर्टिकुलर पैकेट लॉस हो गया है, टीसीपी उसे रीट्रांसमिट करता है। और टीसीपी प्रोटोकॉल एक के केस में क्या होता है, रिसीवर हर पैकेट के लिए सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिलती, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो सेंडर समझ जाता है कि पर्टिकुलर पैकेट नहीं पहुंचा है और सेंडर उसे रीट्रांसमिट करता है। तो टीसीपी के केस में फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है, रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट होता है, पैकेट्स की सीक्वेंसिंग होती है। सीक्वेंसिंग क्यों होती है, क्योंकि पैकेट्स डिवाइड हो जाते हैं और रिसीवर साइड उन्हें ओरिजिनल मैसेज में भी कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, जब उनके सीक्वेंस नंबर हमारे पास होंगे कि पहले कौन सा पैकेट अरेंज होगा फिर कौन सा होगा, तो सीक्वेंसिंग होती है टीसीपी प्रोटोकॉल के केस में, सेगमेंटेशन होती है और इसमें लॉस ऑफ पैकेट्स नहीं होता। तो जब हमें चाहिए इंटैक्ट कम्युनिकेशन चाहिए कि वहां पर पैकेट लॉस ना हो, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। लेकिन सपोज हम कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर हम कोई मूवी देख रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कि यूट्यूब से डायरेक्ट कोई मूवी देख रहे हैं, तो इन केस में क्या होता है, अगर एक आधा पैकेट लॉस भी हो गया, एक बार हमारी आवाज नहीं गई, तो क्या है, सामने वाला दोबारा पूछ लेगा क्या कहा आपने अभी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं भी क्लियर पिक्चर आ रही तो तब भी हम बात करते रहते हैं। ऐसा ही इन केस ऑफ जब हम कोई नेट से कोई मूवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें भी अगर क्या होता है थोड़ी सी बफरिंग हो गई या हो सकता है कहीं वो ब्लर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई पैकेट लूज हुआ है जहाँ पर वीडियो हमारी क्लियर नहीं है, कुछ ब्लर हुआ है या थोड़ी डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब पैकेट लूज हुआ है। तो इन केस में हम मैनेज कर लेते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता अगर पैकेट लॉस होता है। उस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो प्रोटोकॉल यूज होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहाँ पर थोड़ा एरर्स
आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। मतलब वो हमें अनरिलायबल जहाँ पर कम्युनिकेशन चाहिए, अनरिलायबल मतलब जरूरी नहीं है सभी पैकेट रिसीव ही हो, बट जब हमें कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए उस केस में हमें टीसीपी प्रोटोकॉल, उस केस में टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। पर ये हम लोग नहीं चूज करते, ये डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन ये प्रोटोकॉल अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। जैसे जब हम मेल भेज रहे हैं तो एसएमटीपी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जब हम वेबसाइट से कुछ सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट पर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी पेज के लिए, एचटीटीपी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये ऑटोमेटिकली वर्क परफॉर्म करते हैं। तो टीसीपी जो है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी, जो कि राउटिंग के लिए हमारा यूज होता है। नेटवर्क लेयर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि किसकी यूज होता है, वो यूज होता है, ये भी एक कनेक्शन ओरिएंटेड ही प्रोटोकॉल है। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो नेटवर्क लेयर का काम क्या था, सेगमेंट्स को पैकेट्स में डिवाइड करना। बट अब उन पैकेट्स को बेस्ट पाथ कौन बताएगा, उन पैकेट्स को बेस्ट पाथ बताएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है, इन पैकेट्स को कि वो किस रास्ते से जाए कि वो रिसीवर के पास पहुंच जाए, ये पाथ कौन डिसाइड करता है, ये पाथ डिसाइड करता है आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। पैकेट्स को बेस्ट वे और बेस्ट पाथ बताना इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। कुछ मॉडल्स में ये अलग अलग लेयर का काम कर रही हैं और कुछ अगर आप बुक्स देखें टीसीपी/आईपी के केस में, लेकिन कुछ बुक्स में इनको कंबाइन करके एक ही लेयर का नाम दे दिया गया है दैट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इन दोनों लेयर्स का काम क्या होगा, जब हम कंबाइन यूज कर रहे हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर को, तो जो काम ओएसआई में डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का था, यानी कि पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, फिर उन फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट करना ताकि वो बिट एनालॉग सिग्नल में या फिर जो भी ट्रांसमिशन मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कन्वर्ट होके वो नेटवर्क पर ट्रांसमिट हो सके। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप डिफरेंट जो टीसीपी/आईपी के लिए अगर आप लेक्चर्स को डाउनलोड मैंने किया उसमें अलग अलग लेयर शो कर रहा है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर टीसीपी/आईपी में 4 लेयर बता रहा है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। देन हाँ, यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको 5 लेयर वाला डायग्राम। हेलो, आप लोगों को 5 लेयर वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कहीं पर आपको टीसीपी में 5 लेयर मिलेंगी, कहीं पर बुक्स में भी, इवन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें भी ऐसा ही होगा। जो बुक्स हम नेटवर्किंग के लिए फॉलो करते हैं 401 और 10N, उन दोनों में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि टीसीपी/आईपी की कभी डॉक्यूमेंटेशन हुई ही नहीं। ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ था मॉडल, और अब जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मान के हम अपने अकॉर्डिंग ये करते हैं, तो हर बुक में ये अलग ही मिलेगा आपको। ये देखिए ये थोड़ा क्लियर नहीं है डायग्राम। दिस इज अ मैपिंग बिटवीन ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। यहाँ पर देखिए जो फिजिकल, ये आप एक्चुअल डायग्राम जो है बनाएंगे टीसीपी/आईपी के लिए।
डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम करती है टीसीपी आईपी में। नेटवर्क लेयर इज आर इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहेगी, और जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर है उन्हें कंबाइन कर दिया गया है एप्लीकेशन लेयर में। तो आप जब नेटवर्क एक्सेस लेयर की जो वर्किंग लिखेंगे वो आप वही लिखेंगे जो OSI मॉडल में हमारी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की वर्किंग है, उन दोनों की कंबाइन करके वर्किंग लिखेंगे टीसीपी आईपी में फॉर नेटवर्क एक्सेस लेयर। और एप्लीकेशन लेयर की जब वर्किंग लिखेंगे वो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को कंबाइन करके लिखेंगे। टीसीपी और यूडीपी में बिल्कुल एक बार और बताऊंगी। यूडीपी जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन टीसीपी रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है टीसीपी उसे रीट्रांसमिट करता है, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। दूसरा रिलायबल है। कहने का मतलब है कि जब हमें इस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करना है कि कोई भी पैकेट लूज ना हो, जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वही मैसेज एज इट इज रिसीवर को भी मिले, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ पैकेट लॉस हो जाए। तो टीसीपी हमारा बेसिकली कहाँ पर यूज होता है? जब हम नॉन लाइव कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन रियल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि ईमेल को भेजना या कोई मैसेज भेजना। हैंडशेक प्रोसेस बता रही हूँ। यूडीपी नोट रिलायबल है। ये कहाँ यूज होता है? बेसिकली जो हम ये रियल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, और या फिर हम कोई नेट से डायरेक्ट वीडियो देखते हैं उस टाइप से, कि अगर उसमें पैकेट लॉस हो भी गया तो हम मैनेज कर लेते हैं। हैंडशेक प्रोसेस इज कि आपने सेंडर ने रिसीवर को कम्युनिकेशन होने से पहले होता है हैंडशेक प्रोसेस। सेंडर ने रिसीवर को एक सिग्नल भेजा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, और रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस आई कैन हियर यू। तो इसे क्या बोलते हैं? जब किसी रिक्वेस्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट भी मिले, इसे हैंडशेक प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग में अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? दिस इज द हैंडशेक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि सेंडर और रिसीवर यानी कि मुझे और आपको पता चल सके। बेसिकली सेंडर के लिए ही होता है कि सेंडर को पता चल सके कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है उसका रिसीवर्स के साथ। मैं भी तो इसीलिए पूछती हूँ आप लोगों को कि क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि यस यू कैन हियर मी, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है मेरा और मेरी क्लास के साथ, ताकि मैं लेक्चर को फर्दर डिलीवर कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग कनेक्ट हुए नहीं और मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो हैंडशेक प्रोसेस इज बेसिकली टू नो दैट की कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में या नहीं, और ये कम्युनिकेशन के स्टार्ट होने से पहले होता है, जब सेंडर की किसी रिक्वेस्ट का रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंडशेक प्रोसेस। ये मीटिंग खत्म होने वाली है जूम की। मैं इसको टीसीपी को और एक बार और आपके साथ गूगल मीट पे डिस्कस करूंगी, बट आई थिंक इसका टाइम ओवर होने वाला है। कोई और क्वेश्चन? 6 मिनट रहते हैं अभी मीटिंग खत्म होने। तो ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को इंट्रो बता देती हूँ, 6 मिनट में तो कवर हो जाएगी कि टीसीपी की जरूरत पड़ी क्यों। बेसिकली टीसीपी आईपी की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दो डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दो अभी भी बताया था कि दो डिफरेंट कंपनीज के सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैंने ये बताया क्योंकि दो क्वेश्चन थे माइंड में टीसीपी आईपी को डेवलप करने से पहले। पहला, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड, हाउ डाटा विल बी ट्रांसमिटेड ऑन इंटरनेट, कि इंटरनेट पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, ताकि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाए और कोई थर्ड पार्टी उसे इंटरसेप्ट ना कर सके। तो पहला क्वेश्चन माइंड में क्या था? हाउ डाटा विल बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क।
टीसीपी/आईपी को बनाने से पहले। दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्या था, हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो दैट अदर सिस्टम और नेटवर्क कैन अंडरस्टैंड इट। तो दो क्वेश्चन थे जिनकी वजह से टीसीपी/आईपी मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ। फर्स्ट वन कि डाटा नेटवर्क पर कैसे ट्रेवल करेगा ताकि कोई थर्ड पार्टी उसे एक्सेस ना कर सके, और क्या फॉर्मेट होगा कि वो सेंडर से रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। दूसरा कि किस फॉर्मेट में उसे भेजा जाए कि एक सिस्टम जो है नेटवर्क पर दूसरे सिस्टम का डाटा को समझ सके, मीन्स दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डाटा भेजा गया और रिसीवर उसे समझ ही नहीं सकता तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो डिफरेंट सिस्टम नेटवर्क पर आपस में कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए एक मॉडल की जरूरत थी। वो मॉडल जो आजकल हम यूज करते हैं वो है टीसीपी/आईपी मॉडल। ये मॉडल हमें दो चीजें प्रोवाइड कराता है, दो फैसिलिटीज कह सकते हैं प्रोवाइड कराता है। वन इज एंड टू एंड नोड वेरिफिकेशन, एंड टू एंड वेरिफिकेशन, और दूसरा डायनामिक राउटिंग। एंड टू एंड नोड वेरिफिकेशन कराता है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है कि डाटा डिलीवरी में सेंडर और रिसीवर रिस्पॉन्सिबल होंगे। बीच में कोई राउटर मिलता है, कुछ मिलता है, उनका उसमें मतलब वो नहीं कोई एरर रिपोर्ट कर सकते कि ये पैकेट यहाँ लॉस हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब है कि द टू एंड पॉइंट ऑफ एनी डाटा ट्रांसफर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग sure that communication is successful। means अगर सेंडर ने कुछ डाटा भेजा है तो रिसीवर ही एक्नॉलेज कर सकता है कि ये पर्टिकुलर पैकेट नहीं पहुंचा है, इसे भी ट्रांसमिट कर दीजिए। बीच में जो राउटर्स आ रहे हैं उनका इस चीज में कोई रोल नहीं है। उनका रोल क्या है, जस्ट वो उन पैकेट्स को फॉरवर्ड करेंगे, नथिंग एल्स। तो ये एंड नोड वेरिफिकेशन कौन करा रहा है, ये करा रहा है टीसीपी with the help of sequencing, segmentation, reassembly, एक्नोलेजमेंट्स, ये सब टीसीपी प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा डायनामिक राउटिंग, इसका मतलब क्या है कि पैकेट्स कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही डेडिकेटेड पाथ होगा उन पैकेट्स का रिसीवर तक पहुंचने का। डिपेंडिंग अपॉन द बेस्ट पाथ राउटर्स उनका पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज के एक सड़क पर जाम लगा है, हम दूसरी सड़क से जाना पसंद करेंगे तो राउटर भी ऐसे ही बताएगा। अगर एक पाथ पे कंजेशन है, वहां से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो राउटर उन पैकेट्स को दूसरा पाथ बता देगा ट्रेवलिंग के लिए। तो ये दो पर्पस है जिसकी वजह से टीसीपी/आईपी बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। एंड नोड वेरिफिकेशन एंड डायनामिक राउटिंग। फिजिकल लेयर में क्या है, आशुतोष पूछ रहे हैं फिजिकल लेयर बता दो। फिजिकल लेयर का काम क्या है, जो फ्रेम्स इसे डाटा लिंक लेयर से मिलती हैं ये उन्हें बिट्स में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है बिट्स में, क्योंकि जो फिजिकल मीडिया है, फिजिकल लेयर का काम है इंटरेक्शन करना फिजिकल मीडियम के साथ। फिजिकल मीडियम क्या होता है, हमारा केबल्स होती हैं, और या हो सकता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन हो, तो ये वायरलेस मीडिया होगा या वायर्ड मीडिया होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मीडिया ये फिजिकल लेयर क्या करती है, पहले तो फ्रेम्स को कन्वर्ट करती है बिट्स में, और फिर उन बिट्स को कन्वर्ट करती है, अगर तो हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन मीडिया है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगी। सपोज करो अगर हमारे पास केबल यूज हो रही है तो उन्हें आज नहीं होगी बेटा, बाद में, अभी इसके बाद नहीं होगी। तो एनालॉग मीडिया में कन्वर्ट करेगी अगर केबल यूज हो रही है, कोएक्सियल केबल वगैरह, और अगर यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बिट्स को कन्वर्ट करेगी। अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है तो वो लाइट की फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट करेगी फिजिकल लेयर। और तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल मीडिया, फिजिकल लेयर क्या करती है, बिट्स को कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में कि वो फिजिकल मीडिया पर ट्रेवल कर सके। दूसरा, फिजिकल लेयर जो है इंटरेक्ट करती है फिजिकल मीडिया के साथ। तो इसीलिए जो हब है वो हब है और हमारा ब्रिज है वो कौन से डिवाइसेस हैं, वो है हमारे डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, और फिजिकल लेयर पर भी जो डिवाइसेस हैं ये काम करते हैं जो कि डायरेक्टली फिजिकल मीडिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसमें टाइम ओवर हो गया है।